हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे फिजिकेम एकेडमी में स्वागत है। हम सब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले लोग मिलके आप सभी की आईआईटी जैम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आपके कुछ फिजिक्स के कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री के कोर्सेज चल रहे हैं। मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले मॉडर्न फिज़िक्स का कोर्स चल रहा है, सेकेंड मैथमेटिकल फिज़िक्स चल रहा है और थर्ड क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है। मॉडर्न फिज़िक्स के पार्ट में मैंने अब तक जो बेसिक मॉडर्न फिज़िक्स बोल दीजिए या ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोल दीजिए उसे कवर कर दिया। इसके साथ साथ एटॉमिक फिज़िक्स कवर कर दिया और न्यूक्लियर फिज़िक्स भी कवर हो गया है। और अब इसके बाद कुछ और टॉपिक्स आएंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस कड़ी में जो हम अब तक करते आए हैं उसके हिसाब से हमने न्यूक्लियर की जो थ्योरी कंप्लीट की थी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर होंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप न्यूक्लियर के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस खुद लगा सकते हैं। मैं आमतौर पे PYQs ही लेता हूँ, किसी कोचिंग का या बाकी किसी का मटेरियल नहीं लेता हूँ। PYQ लेने का सेंस ये है कि आपकी सारी वैरायटी जो है, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उससे आप यूज टू रहें। और PYQ के अंदर ही इतनी वैरायटी है कि आपको और कहीं से असाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढंग से BHU, DU, जैम, जेस्ट, उसके बाद DIFR, HCU जैसे सारी ही एग्ज़ाम्स के अगर आप प्रीवियस ईयर उठाते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके पास 200 प्लस क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो एग्ज़ाम में इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको बाहर से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मेरी मजबूरी है कि मैं आपको सारे 200 की क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा सकता, तो इसीलिए मैं चुन चुन के कि ऑलमोस्ट हर टाइप की वैरायटी कवर हो जाए इतने क्वेश्चंस करवा देता हूँ। और बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इन 200 क्वेश्चंस को देखेंगे, चूज़ करेंगे, तो 200 में से एटलीस्ट 150 to 160 क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। ऐसे ये क्वेश्चंस इतने होंगे कि आपको इनमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी। अगर आप थोड़ा सा सोच भी लेंगे तो और 15 से 20 क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बिल्कुल न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, जैम हो या DU BHU जैसे एग्जाम्स हो। तो अभी हम PYQ की तरफ बढ़ते हैं और आज के 10-12 क्वेश्चंस में मैं और बताऊंगा कि इसमें और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने फिर से हाफ लाइफ के ऊपर उठाया है कि इसमें तो BHU ने कुछ किया भी नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया था। उसने पूछ लिया कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा, बस दे दिया। ये 2013 में पूछा था BHU ने, तो सीधे आप इस फॉर्मूले को टिक करके आ जाएंगे। T इज इक्वल टू 0.693। अब यहाँ पे कभी कभी वो ln 2 बाय लैम्डा बोल सकता है। अब हाफ लाइफ पूछा, अब हाफ लाइफ की जगह पे वो मीन लाइफ बोल देगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, हो सकता है। अब इसमें और वैरायटी क्या आएगी इसी टाइप में कि हाफ लाइफ पूछ लिया, मीन लाइफ पूछ लिया, अब वो पूछेगा मीन लाइफ और
हाफ लाइफ इनके बीच का रिलेशन। हो सकता है कि वो इस तरह से पूछ ले, या हो सकता है वो इस तरह से पूछ ले। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। इसमें एक और अब एडवांस चीज, लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू दे देगा बस। इन 4-5 टाइप्स के अलावा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख ले सकते हैं। इसके बाद जब हम लेक्चर में देख रहे थे कि एक्टिविटी का जो यूनिट रहता है, तो इन्होंने सीधे पूछ लिया कि रदरफर्ड, और उसी साल पूछ लिया क्यूरी, दोनों। एक रदरफर्ड मतलब 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बीएचयू ने क्यूरी वाला क्वेश्चन तो 13 में भी पूछ लिया, 14 में भी पूछ लिया। अब इसमें 1 क्यूरी की जगह पे मिली क्यूरी पूछ सकता है, मेगा क्यूरी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बस यूनिट आगे पीछे करके वो कुछ भी पूछ लेगा। बाकी तो ये सीधे, ये क्वेश्चन एकदम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। अब ये भी पूछ सकता है वो कार्बन रेटिंग में हाफ लाइफ क्या थी कार्बन की। तो बस आप C14 की जो हाफ लाइफ होती है 5760, ये पॉइंट मैंने लिखवा के दिया था आपको। इसके बाद एक चीज ये थी कि अल्फा डीके जब होता है तो किन न्यूक्लियाई के लिए होता है, ये क्वेश्चन था। तो लेक्चर में हमने बोला था कि जिनका एटॉमिक नंबर अगर Z की बात करें 82 से बड़ा है, एटॉमिक मास नंबर 210 से बड़ा है, बस खत्म। मीन लाइफ और लैम्डा के रिलेशन 2013 में पूछा, 14 में भी पूछ लिया बीएचयू ने। सेम अभी मैं ऊपर इसकी बात कर रहा था। कल हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे उसने कहा था कि सन में क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन था। अब मैंने बोला था हाइड्रोजन बॉम्ब का पूछ सकता है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब बोल दो, एटम बॉम्ब बोल दो, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 2013 में हाइड्रोजन बॉम्ब था, 2015 में एटॉमिक बॉम्ब था। और यहाँ पे जैसे कल भी बोला था मैंने, न्यूक्लियर फ्यूजन सेम है। इसमें एक और ऊट पटांग सा ऑप्शन रहेगा, जैसे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। जिसने ये चीज़ नहीं पढ़ी है वो देखेगा कि ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, यही आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जहाँ पे 2 ही ऑप्शन होंगे हमेशा किसी चीज़ के, वहाँ पे तीसरा एकदम से ऊट पटांग सा ऑप्शन आएगा जो कभी सोचा नहीं होगा, और उसके ऊपर सोचना भी नहीं है, वो हमेशा गलत ही होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा। अब जैसे कल कूलेंट की बात की थी, तो बीएचओ ने फिर मॉडरेटर के ऊपर भी अन्याय नहीं किया, मॉडरेटर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। यहाँ पे ये नॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो पढ़ना आसान से, कि उसमें लिखा है नॉट, लिखा है नॉट, नहीं लिखा है। जैसे वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। अगर ये जैम के एमएसक्यू में पूछा तो आप कार्बन D2O H2O टिक करके आएंगे, या फिर H2O की जगह पे कोई और ऑप्शन होगा आपके पास। अब इस क्वेश्चन में पूछा है नॉट, तो अब हम लेंगे जिंक। जिंक जो है उसका यूज और है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये चीज़ मैंने उस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो भी टॉपिक था उसमें ये चीज़ बता दी थी आपको कि कौन क्या यूज़ करता है। जैसे कैडमियम का यूज़ बोल दिया था, ग्राफाइट का यूज़ बोल दिया था, और भी चीज़ों का यूज़ बोल दिया था, जैसे यूरेनियम 238 का यूज़ बोला था कि क्या काम करता है। इसके बाद ये रिएक्शन है कि अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। अब सब क्रिटिकल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था के का, कि कितने प्रोड्यूस होते हैं, कितने एब्जॉर्ब होते हैं।
ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा होगा, या तो जितने एब्जॉर्ब किए उतने प्रोड्यूस करेगा, या तो जितने एब्जॉर्ब किए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, या तो जितने एब्जॉर्ब किए उससे कम प्रोड्यूस करेगा। तो सब क्रिटिकल वो होता है कि जब न्यूट्रॉन कम प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें सब क्रिटिकल की जगह पे सुपर बोल देगा, तो वहां पे चेंज हो जाएगा सीन। न्यूट्रॉन प्रोडक्शन स्टॉप, ये ऑप्शन तक फिर गलत है। फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंट, ये भी गलत है। सुपर क्रिटिकल, तो फिर जब सुपर बोल देगा तो आप ए को टिक करके आ जाएंगे यहाँ पे। या फिर वो कभी कभी पूछ सकता है कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चीज़। जैसे मैंने यूरेनियम के केस में बोला था कि वहाँ पे आपका जो आता है वो 1.7 से लेके 2.2 के बीच की कोई वैल्यू आती है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU DU, तो इनके लिए आपको ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है हमेशा, कि किसी का हाफ लाइफ क्या होगा, कौन सी सीरीज। जैसे अभी तो उन्होंने सीरीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन वो ये पूछ सकता है कि आपकी जो यूरेनियम सीरीज है, रेडियो एक्टिव सीरीज, और काफ़ी कुछ इसके साथ लिखा हुआ रहेगा कि ये वो डिसइंटीग्रेट होता है, ये रेडियो एक्टिव है, ऐसा वैसा। उसकी सीरीज जो होगी उसका स्टार्टिंग क्या होगा या उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब ये स्टार्ट प्रोडक्ट होगा या फिर उसका एंड प्रोडक्ट पूछ लेगा, या उसकी हाफ लाइफ पूछ लेगा, या हो सकता है जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह होता है तो उसमें टेम्परेचर कितना लगता है, ये पूछ सकता है। और साथ ही साथ जो हमने रेडियो एक्टिव सीरीज देखी थी कि ए से बी गया, बी से सी गया, इस रेडियो एक्टिव सीरीज में हमने देखा था कि यहाँ पे तो λ1 होगा पहले केस में और फिर λ2 होगा। इनके बीच में N1 N2 N3 का रिलेशन पूछ लेगा कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, ए से बी गया तो वहाँ पे डी के कांस्टेंट λ1 था, बी से सी गया फिर वहाँ पे λ2 था, एट 0 पे इतने थे, एट टाइम टी इतने हो गए। और फिर अब बताइए क्या होगा, वो एक कंडीशन और ऐसी दे देगा कि टी जो है ये बहुत छोटा है लैम्डा से, या 1/λ से, कुछ भी बोल देगा यहाँ पे आपको, क्योंकि आपका λ होता है ना, तो हाँ, टी वेरी वेरी लेस देन 1/λ। अब ऐसे केस में क्या होगा, वो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये जो फॉर्मूलेस थे इनको आप याद रख लीजिए। कभी कभी ऐसे बोल देगा वो आपको 2 लैम्बडा दे देगा, λ1 λ2 N1 दे देगा। इनिशियल ये था, उसका ये था, वो चेंज होके N2 बना और उसका डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा था। अब N2 कितना होगा, तो हमें पता है कि जो हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं λ1 N1 इज इक्वल टू λ2 N2, इसका हम यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप समझ रहे हो कि जो चीज़ हमने लेक्चर में सीखी थी, जो छोटे छोटे फॉर्मूलेस थे बीच वाले, उन फॉर्मूलेस के ऊपर ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे सकते हैं। और ऐसे ही नहीं कि हमेशा BHU DU में पूछेंगे, जैम जेस्ट में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस आ गए। यही सीन नेट में भी होता है, गेट में भी होता है। वहाँ पर भी आप अगर वो PYQs उठाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पे चीज़ थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आएगी। जैसे आपको अगर कहीं टाइम निकालना है तो आपको एनर्जी दे देगा, तो HUP लगा के आप टाइम निकाल लेना, क्योंकि आपको पता है डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट होता है। तो आपको डेल्टा टी निकालना है कहीं पर, जैसे लैम्डा टी फाइंड आउट करना है हमको, तो टी चाहिए, एनर्जी दे देगा, तो यहाँ से टी आ गया आपका। डी के कांस्टेंट आप कहीं से निकाल लेंगे, हाफ लाइफ वगैरह दी रहेगी। तो इस फॉर्म में 2-3 कंसेप्ट यूज करके आपके ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने पिक नहीं किए हैं, क्योंकि उनके अंदर STR का पॉइंट था। अब STR आपका हुआ नहीं है, इसलिए वो वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं पिक किए। 2 कंसेप्ट की न्यूक्लियर फिजिक्स और STR, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन उसने बना दिया।
जब उसके पास कुछ नहीं होता तो दो कंसेप्ट इस तरह से मिला के कोई क्वेश्चन बना दिया जाता है। ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो इसके बाद ये क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर रिएक्शन इज एक्सर्जेनिक, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो क्यू की वैल्यू एक्सोर्जेनिक एनर्जी के लिए प्लस होती है। यहाँ पे एक्सो की जगह पे वो बोल देगा एंडो, तो निगेटिव आ जाएगी। अब एक्सोर्जिक बोल दिया, एक्सोथर्मिक बोल सकता है, एंडोथर्मिक बोल सकता है। वो ये भी बोल सकते हैं कि अ सर्टेन रिएक्शन इन विच हीट इज इमिटेड, हीट इज एब्जॉर्ब। इस तरह से वर्ड्स को घुमा घुमा के वो बोल सकता है, क्यू की वैल्यू पूछ सकता है। क्यू का बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, उस बेसिक फॉर्मूले के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो वो फॉर्मूले आप ध्यान रखना क्यू वैल्यूज के। ये क्यू वैल्यू के ऊपर फॉर्मूले काफ़ी पूछे गए हैं। तो तो आप उन क्वेश्चंस को, और आमतौर पे बीएचयू में तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पहले तो 150 क्वेश्चंस आते थे बीएचयू में। तो न्यूक्लियर के ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आपको मिल जाएंगे उसमें। तो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आप सीधे बीएचयू के 2010 से लेके 2015 या 16 तक के पेपर जो है वो उठा लीजिए, जहाँ आपको हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर 6-7 साल के क्वेश्चंस करते हैं तो आपके पास लगभग 60 से 70 पीवाईक्यूज आ जाएंगे सारी वैरायटी के। और इसके बाद ऐसे नहीं कि 16 के बाद आना कम हो गए, 2017-18 से भी इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन फिर भी 7 से 8 क्वेश्चंस तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। नेट में अगर आप ढूंढते हो तो वहाँ पे हर साल आपको एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। आईआईटी जैम में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। जेस में एक आध क्वेश्चन 2-3 साल में आता है। एचसीयू वगैरह, एचसीयू डीयू में भी 2-3 क्वेश्चंस आपको हर साल मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को जब कलेक्ट करेंगे, एक बुक में कलेक्ट कीजिए, आपकी सारी वैरायटी कवर होगी वहाँ पे। और ये हमारे आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन कि एक सैंपल है रेडियो एक्टिव, जिसके अंदर 2 आइसोटोप है डिफरेंट। एक सबसे पहले को मैंने ए बोल दिया, दूसरे को मैंने बी बोल दिया। अब इनिशियली जब स्टार्ट हुआ तो दोनों का कंपोजिशन था 1:1। ठीक है, यहाँ तक आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का सैंपल है जिसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई है, जिसको आपने ए और बी बोल दिया है। इनिशियली दोनों सैंपल इक्वल है 1:1 रेशियो में। अब उसने बोला है कि हाफ लाइफ ऑफ ए इज 3 आवर्स। 3 घंटे बाद पहला सैंपल आधा हो जाएगा और दूसरा सैंपल बी 6 घंटे में आधा हो जाएगा। तो अब उसने बोल दिया है कि अब बताओ कि A/B रेशियो क्या होगा 18 घंटों के बाद। ऊपर की इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई कि 2 आइसोटोप थे और 1:1 रेशियो में मिल गए। अब अगले इसमें उसने बोल दिया कि पहला सैंपल 3 घंटे में आधा होता है, दूसरा सैंपल 6 घंटे में आधा होता है। तो 18 घंटे बाद क्या सिचुएशन बनी रहेगी। ये एचसीयू ने पूछा था 2015 में, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा था। तो आप या तो इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, जो बेसिक फॉर्मूला है मेरा, n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पे n की जगह पे मैं लिख दूंगा Na Nb। इनिशियली n0 तो दोनों का सेम है, तो जब दोनों का n0 सेम है तो फिर वहाँ पे इनिशियली अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, Na/Nb इज इक्वल टू n0a/n0b e⁻ माइनस लैम्डा ए बोल दीजिए, e⁻ λbt। अब ये रेशियो जो है ये 1:1 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो Na/Nb इज इक्वल टू ये चीज़। अब एक्सपोनेंशियल को ऊपर लेके गया। मुझे लैम्डा पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं है। बट मुझे पता है कि लैम्डा जो होगा वो ln 2/t हाफ होगा, क्योंकि हाफ लाइफ मुझे पता है। अब ln 2 लेने का क्या सीन बनाता है यहाँ पे। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है
e टू द पावर ln x इज इक्वल टू x, या e टू द पावर ऑफ log x भी बोल सकते हो। और एक चीज़ ये भी होती है कि log e ये 1 होता है आपका, और log e टू द पावर x अगर लेते हैं तो ये आपको x दे देगा, ln e टू द पावर x भी आपको x दे देगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल है तो मैंने ln ले लिया। अगर आप यहाँ पे 0.693 लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। अगर आप ln लेते हैं तो सीधा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे इन दोनों जगहों पे मैंने वैल्यूज डाल दी, लैम्डा ए लैम्डा बी की, ये हाफ लाइफ ये हाफ लाइफ। अब यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन लेके ये सब चीज़ें जब सॉल्व की तो मेरा आंसर आया e टू द पावर -3 ln 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को मैंने पावर में भेज दिया तो ये आ गया मेरा e टू द पावर -ln 2 क्यूब, या फिर e टू द पावर -ln 8। अब इसको लेके अब ये माइनस साइन भी अंदर डाल दीजिए तो ये 1/8 हो गया, e टू द पावर ln तो ये सीधे 1/8। आप इस वे से इसको कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन को करने का एक और वे है इस तरह से कि a जो है 3 घंटे बाद a/2 बना, 3 घंटे बाद a/4 बना, 3 घंटे बाद a/8 बना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि एट t इज इक्वल टू 0 a, t इज इक्वल टू 3 a/2, उसके बाद में t इज इक्वल टू 6 a/4, t इज इक्वल टू 9 a/8। इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। इसको भी आप इसी फॉर्म में कि t इज इक्वल टू 0 पे ये था b, t इज इक्वल टू 6 पे ये था b/2, t इज इक्वल टू 12 पे ये था b/4, t इज इक्वल टू 18 पे ये था b/8। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 18 पे आपको मिल जाएगा a/64। अब ये सैंपल जो है a/64 हुआ है, ये सैंपल b/8 हुआ है, तो जो रेशियो आएगा a/b का वो आएगा 1:8। ये अल्टरनेट वे है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। अगर जैसे आपको हाफ लाइफ पूछे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना एटम बचता है, इस वे से आप कर लीजिए, आपको कोई फॉर्मूला नहीं करना पड़ेगा, सीधा मैनुअल कैलकुलेशन है ये कि आप लिखेंगे इनिशियली ए था, फिर 3 घंटे बाद आधा होगा तो आधा कर दीजिए, उसके 3 घंटे बाद आधा होगा तो और आधा कर दीजिए। अब यहाँ पे कभी कभी ये एक की जगह पे वो बोल देगा कि 10 ग्राम था, बोल देगा वो 1 kg सैंपल था, अमाउंट दे देगा, आपको पूछेगा कितना क्वांटिटी बचा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने जितने भी बाकी के क्वेश्चंस थे जो हमारे लेक्चर सीरीज का अगला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। अब इसमें और जो भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में, आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे आपको डाउट आता है आप नीचे कमेंट कीजिए या ग्रुप्स में पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लग रही है, और मिलते हैं कल के लेक्चर में जहाँ पे हम कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल के लेक्चर में।